मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। मलाइका का शौहर जूं ही उसके करीब आने लगा, मलाइका ने फ़ौरन से कहा। उसका शौहर मुनीर गुस्से से उसे देखने लगा और फिर बोला, मैं तलाक तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर दूंगा, जब तुम मेरी एक शर्त मानोगी। मलाइका ने जूं ही मुनीर की शर्त सुनी तो उसका दिल खौफ से कांप उठा। वो मना करने लगी, पर मुनीर अब जिद पकड़ चुका था। मुनीर उसे ज़बरदस्ती अपने छोटे भाई के कमरे में ले गया। मलाइका उससे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मलाइका जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें निकलना होगा, मैं बस रास्ते में हूँ। तुम सिल्क वाली साड़ी पहनना जिसका बॉर्डर रेड शाइनिंग वाला है, और मेकअप सारा डार्क रखना, लेट नाइट पार्टी है। लेकिन मुनीर, मेरी तबीयत। वो उसे अपनी तबीयत के बारे में बताना ही चाह रही थी कि एकदम से मुनीर ने कॉल काट दी। तो वो परेशान होकर सोफे पर आकर बैठ गई। आज उसका बाहर जाने का बिल्कुल भी मन ना था। ऊपर से उसकी तबीयत खराब थी। कल रात भी लेट नाइट वो लोग वापस आए तो रात के रज्जगे ने उसका सर भारी कर रखा था। तबीयत में अजीब सी बेजारी थी, हल्का हल्का बुखार भी था। वो अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी और ना ही उसने कमरे से झांक कर देखा था बाहर। अलबत्ता बाहर की चहल पहल से अंदाजा हो रहा था कि देवरानी और जेठानी हस्बे मामूल अपने अपने कामों में मशगूल हैं। उन दोनों का आपस में अच्छा गठजोड़ था। वो उनके दरमियान खुद को कभी एडजस्ट नहीं कर पाई थी अब तक, इसलिए वो उनकी घरेलू सियासत से दूर ही रहने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे उनकी तरह ना तो लगाई बुझाई करने की आदत थी और ना ही पसंद थी ये आदत। इसलिए वो बस ज़रूरत के तहत उनसे बात करती, और जिस दिन हांडी बनाने की या घर के कोई भी काम करने की बारी उसकी होती, चुपचाप वो काम करती और फिर फ़ौरन अपने कमरे में आ जाती, जो हमेशा उसे गोशा आफियत ही लगता था। रात की पार्टी की थकन अब तक नहीं उतरी थी, हल्का हल्का उसका जिस्म भी टूट रहा था। उसने वॉशरूम में जाकर चेहरे पर पानी के छपाके मारे और फिर अपने सोते हुए चेहरे पर निगाह डाली। उसकी आंखें नींद की कमी की वजह से सूजी हुई थी, हल्की हल्की लाली से उसकी आंखें मखमूर लग रही थी। वॉशरूम से निकलकर वो कमरे में आ गई। दूर दूर तक घर में सुकून था। चाय की तलब उसे पागल कर रही थी। वो किचन में आई तो उनकी मुलाजमा नगीना हांडी बनाने की तैयारी कर रही थी। उसे देख नगीना ने फ़ौरन खुशदिली से सलाम तो उसने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। उसे नगीना की ये बात बहुत पसंद थी कि वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी। हालांकि जिस तबके से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ पर अनगिनत मसाइल थे, लेकिन उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर मलाइका को ये लगता कि जैसे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, इंसान को अपनी जिंदा दिली नहीं छोड़नी चाहिए। नगीना उसके लिए कभी कभी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाती थी। होता है ना, कभी कभी किसी के चेहरे को देखकर आप एकदम से सरशार हो जाते हैं और ज़िंदगी का भारी और बोझलपन कम होने लगता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसका जहन जो मुख्तलिफ सोचों का गढ़ बना था, एकदम से रिलैक्स हुआ। उसने फटाफट अपने लिए चाय का पानी रखा और फिर गर्दन घुमाकर नगीना से पूछा, तुम चाय पियोगी? तो नगीना ने हैरत से उसकी तरफ देखते कहा, अरे नहीं बाजी, हम गरीबों की चाय का टाइम फिक्स होता है। अगर इस वक्त मिल गई तो ठीक, वरना फिर चाय का टाइम कल निकल जाए तो पीने को दिल ही नहीं करता। अरे चाय का भी कोई पीने का टाइम होता है भला? कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अरे बाजी, हम गरीब तबके के लिए तो चाय का टाइम फिक्स ही समझिए। चाय का ताल्लुक किसी तबके से नहीं होता है पगली। चाय पियो, जिंदगी जियो। उसने एक चाय का कप नगीना के सामने रखा और खुद भी कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गई। तो उसने शुक्रगुजारी से मलाइका की तरफ देखा। आज क्या बना रही हो? बड़ी भाभी ने शिमला मिर्च आलू बनाने का बोला, तो बस वही बना रही हूँ। आप खाएंगी? नहीं यार, मैंने आज फिर रात पार्टी पर जाना है, बस चाय बनाने आई थी, अभी जाकर तैयारी करूँगी। आपके मज़े हैं बाजी, रोज़ बाहर आउटिंग के लिए जाना किसी नेमत से कम तो नहीं होता ना ये भी। वो तो उसकी तरफ बस देखते रह गए। इंसान भी बहुत अजीब है, जो मिल रहा होता है उसमें खुश नहीं होता, और जो दस्तरस में नहीं होता उसकी तलब में पागल हुआ जाता है। उसने गहरी नज़रों से नगीना की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुनीर के आने का वक्त होने वाला था। उसने फटाफट मुनीर की पसंदीदा साड़ी निकाली और वॉशरूम में घुस गई। साड़ी पहनकर मेकअप किया और फाइनल लुक लिए आईने पर डाली ही थी और फाइनल लुक के लिए आईने पर निगाह डाली ही थी कि आईने के अक्स में मुनीर कमरे में दाखिल होता दिखाई दिया। वो एकदम मुड़ी तो मुनीर उसे देख हैरान रह गया। ओह वाह,
कमाल की लग रही हो तुम। वो तो उसकी तारीफ करता उसके नज़दीक आया। जाने क्यों मलाइका के चेहरे की संजीदगी उसकी तारीफ से भी दूर नहीं हो सकी। उसने अपने दोनों हाथ मलाइका के कंधों पर रखे और उसे सर से पैर तक देखने लगा। वो पुरसताइश नज़रों से बस उसे तके जा रहा था। तुम पे साड़ी बहुत जचती है, अपने लिए ज़्यादातर साड़ी ही खरीदा करो, बस इसमें तुम्हारा बदन बहुत परफेक्ट लगता है। वो रोमांटिक होने लगा तो मलाइका एकदम कसमस आकर पीछे हटी। मुनीर, मैं इस रोज़ रोज़ की पार्टियों से तंग आ गई हूँ, ये मेरा मिजाज बिल्कुल भी नहीं है। आपके दोस्तों की पार्टियाँ हैं तो आप खुद ही होकर आ जाया करें ना, मुझे साथ शामिल करने की क्या ज़रूरत है। उसने उकताए हुए बेजार लहजे में कहा तो मुनीर ने उसे गौर से देखा और फिर नागवारी से बोला, ये क्या तुम हर वक्त घर में घुसी रहती हो, तुम्हारा दिल नहीं तंग होता क्या? मैं तो तुम्हारी खातिर तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। तो वो एकदम से उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, आप जानते हैं मुझे पार्टीज वार्टीज में जाने का कोई शौक नहीं। और शट अप यार। वो एकदम से तल्ख हुआ और यही वो लम्हा होता जब मलाइका खामोश हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि मुनीर को बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उसने मजीद दो बातें की और कही होती तो वो हत्थे से ही उखड़ जाता। वो ऐसा ही था, उसे एकदम गुस्सा आता और फिर वो भूल भी जाता कि वो उसकी बीवी है। इस कदर बदतमीजी से बात करता कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। शुरू शुरू में जब उसे उसके मिजाज का इल्म नहीं था इतना, तो वो बात पे बात उसकी इंसल्ट कर जाता, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मिजाज के मुताबिक खुद को ढालने लगी। वो जानती थी कि उसे कहाँ रुक जाना है, सो वो चुप हो जाती। मुनीर का मूड एकदम से ख़राब हुआ तो मज़ीद कुछ भी भूले बगैर वार्डरोब की तरफ गया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। तो वो भी थकी थकी सी रू लिए सोफे पर बैठ गई। मुनीर कपड़े बदल कर बाहर निकला और फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी चलाने लगा, लेकिन आईने के अक्स में उसने मलाइका को देखा। उसका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ लगा तो उसका मूड ठीक करने के लिए वो एकदम से मोहब्बत जताते हुए बोला, ये पार्टीज इंसान की थकान उतारती हैं माय डियर वाइफ। तुम अभी आदी नहीं हो ना, लेकिन जब तुम आदी हो जाओगी तो तुम मुझे खुद कहा करोगी कि चले किसी पार्टी में चलते हैं। तो उसने हैरत से मुनीर की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, मुनीर, मुझे ये पार्टीज, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और लोगों का हजूम बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आप कह रहे हैं कि जब आदत हो जाएगी, मैं आपको सच कह रही हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये सब मेरी आदतों में शामिल नहीं हो सकता। मुझे घर में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो मुनीर ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा, देखो, मैं जिस सेठ के साथ काम करता हूँ ना, वहाँ पर पार्टीज मामूल की बात है। वर्कर्स अपनी वाइफ्स के साथ वहाँ पर आते हैं। ऐसे में शादीशुदा होने के बावजूद अगर मैं अकेला जाऊँगा तो लोग क्या समझेंगे कि मेरी वाइफ या मैं खुद किसी पुराने ज़माने के ख्यालात वाला आदमी हूँ। बेबी, हमें अपना स्टेटस बदलना है, वक्त के तकाज़ों को समझना होगा, तभी मैं तरक्की कर सकूँगा। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं, लेकिन अब तुम अपनी पसंद को मेरी खातिर तब्दील कर लो तो बेहतर होगा। वैसे भी तुम मेरे साथ होती हो, कोई अकेली तो नहीं जो इतनी परेशान हो जाती हो। और फिर देखो ना, तरह तरह के खाने जो हम आम रूटीन में नहीं खा सकते वो भी खाने का मौका मिल जाता है। और तुम तो हो भी चटोरी, मज़ेदार खाने अगर इस बहाने मिल जाते हैं तो ये मौका अपने हाथ से क्यों जाने दे रही हो। तो वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। हाँ, खाने वाली बात तो सही है, लेकिन क्या भाई, अगर मनपसंद खाना खाना है तो फिर स्ट्रगल तो करना पड़ेगी ना, वरना खाओ फिर घर में पकी हुई सड़ी दाल सब्जी। मुनीर ने उसकी आंखों में आंखें डालते कहा, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन अब ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो दो टोक अंदाज में बोला तो उसने गहरी सांस लेते मुनीर की तरफ देखा, जो अब परफ्यूम को खुद पर छिड़क रहा था। साड़ी के साथ बाइक पर बैठना इतना आसान काम भी नहीं था, लेकिन मरती क्या ना करती। वो साड़ी संभाले मुनीर की खुशी की खातिर बाइक के पीछे बैठ ही गई। मुनीर ने बाइक स्टार्ट की और धीमी रफ्तार के साथ चल पड़ा। सर्दियों का आगाज था, हल्की हल्की खनकी शुरू हो चुकी थी। उसे साड़ी में हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी, लेकिन मुनीर को ये सब बताने का कोई फायदा ना था, क्योंकि वो जानती थी कि वो इतना परवाह करने वाला इंसान नहीं है। ठंडी ठंडी हवा में उसके सर का दर्द मजीद बढ़ गया। खुदा खुदा करके वो एक 5 स्टार होटल में पहुंचे। मुनीर ने फटाफट अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी की और उसका हाथ पकड़कर होटल की लॉबी में दाखिल हुआ तो वेटर ने हाथ के इशारे से उसे पार्टी हॉल का बताया। वो मलाइका के साथ कदम से कदम मिलाता जब हॉल में दाखिल हुआ तो पार्टी का माहौल फुल अरूज पर था। वेटर रंग बिरंगे मशरूब उठाए मेहमानों की तवाज़ो कर रहे थे। हल्की हल्की मौसीकी कानों में रस घोल रही थी। लोगों की बातें और हंसी की आवाज़ें आ रही थी। मुनीर के दोस्त अब मलाइका को जानने लगे थे, इसलिए वो फौरन सलाम दुआ करने के लिए आगे आए। उसने झिझकते हुए खुशदिली से सबके सलाम का जवाब दिया।
उनमें से एक दोस्त तो इंतहाई फ्री होकर उससे बातें करने लगा। उनका अंदाज मलाइका को कभी पसंद नहीं आया। वो अपनी हदूद जानती थी, इसलिए मुख्तसर जवाब देकर एक खाली कुर्सी पर जा बैठी। थोड़ी देर के बाद मुनीर उसके पास आया और कदरे आहिस्ता आवाज़ में सरगोशी करते बोला, तुम यहाँ पर क्या बैठने के लिए आई हो? अरे भाई, सबसे मिलो जुलो, बात करो। ये क्या, कोना पकड़ा और बैठ गई? हद करती हो तुम भी यार। वो एकदम कोफ से बोली, मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती और ये मेरा मिजाज नहीं कि मैं खामखा मैं क्यों लोगों के साथ फ्री होती फिरूं। मेरा ये मिजाज नहीं, मेरा ये मिजाज नहीं, मेरा वो मिजाज नहीं। पक गया हूँ मैं तुम्हारी ये सारी बातें सुन सुनकर। बस कर दो, खुद को इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करो। कोशिश कर तो रही हूँ मुनीर, और कितनी कोशिश करूँ? क्या खाक कोशिश कर रही हो? इतना अच्छा ड्रेस पहना है, सबसे प्यारी लग रही हो, लेकिन कोने में जाकर बैठ गई हो। ऐसे कहाँ नजर आओगी तुम किसी को? मुनीर, मैं यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं आई हूँ कि मेरा नजर आना ज़रूरी है। क्या अजीब बातें कर रही हो तुम? मुनीर उसे गुस्से से घूरने लगा। न जाने मेरे दोस्त तुम्हें देखकर क्या सोचते होंगे कि किस गांव की लड़की के साथ शादी कर लिया मैंने। तुम्हें देखकर पहला तासुर तो यही आता है, कहीं से भी शहर की लड़की और यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई नहीं लगती हो तुम। वो तो उसकी बात सुनकर बेजारी से दूसरी तरफ देखने लगी। तुम्हें तो समझाना ही फजूल है। मुनीर पैर पटकते वहां से चल पड़ा तो उसने एक गहरी सांस ली। मलाइका को समझ नहीं आती थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद वो उसके मिजाज पर पूरी क्यों नहीं उतर पाती। वो उस शख्स के मिजाज पर पूरी क्यों नहीं उतर पाती। कहीं ना कहीं वो नुक्ताचीनी करने के लिए आ ही जाता है। उसने अपने आप को कहाँ कहाँ से नहीं बदल डाला, लेकिन मुनीर समझने की कोशिश ही नहीं करता था। खाना लग चुका था। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा, क्योंकि इसके बाद वो घर चले जाया करते थे। वो भी आहिस्ता से उठी और एक प्लेट में अपने लिए खाना निकालने लगी। उसने अपनी प्लेट में थोड़ी सी बिरयानी और एक रोस्ट का पीस रखा ही था कि उसे अपने करीब इंतहाई गंभीर सी आवाज़ सुनाई दी, बस इतना सा खाती हैं आप? तभी इतना फिट जिस्म है। वो तो इस तबसरे पर एकदम से बौखला गई। पलट कर देखा तो सामने शिरजील खड़ा था। शिरजील सेठ का बेटा था, जो अक्सर उससे कोई ना कोई बात करने का मौजू ढूंढ ही लिया करता था, और उस मौजू में दिलचस्पी ना रखने के बावजूद उससे बहस करता रहता तो वो चिढ़ जाती। वो उसके इसी चिढ़ने का मजा लेता, जानबूझकर मुस्कुराता रहता। मलाइका को यकीन हो गया था वो ये सब कुछ जानबूझ के करता है, और वो ना चाहते हुए भी जिद जोकर खामोश हो जाती। उसे शिरजील कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे घूरने की बहुत बुरी आदत थी, और वो उसकी इसी आदत से तंग रहती थी। वो अब भी उस पर नजरें जमाए टिकटिकी बांधे उसे खा जाने वाली नजरों से ही देख रहा था, और यही चीज मलाइका को एम्बैरस कर रही थी। और भी डालिए ना, इतने से क्या होगा? उसे चिढ़ता देख बदमजा नहीं हुआ, और मायनी खेज नजरों से उसे देखते हुए बोला, जी मैं बस इतना ही खाती हूँ। उसने अपनी तरफ से बात बनाने की कोशिश की ताकि वो उसे रूठ ना समझे। वैसे मुनीर बहुत खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसी लाइफ पार्टनर मिली, जो दिखने में बिल्कुल किसी फिल्म स्टार हीरोइन की तरह लगती है, वरना तो हमारे यहाँ इधर खवातीन की शादी हुई नहीं, उधर फूल फूल के कुप्पा हो जाती हैं, सारे हुसन की ऐसी की तैसी कर देती हैं। बात करते शर्जील ने ऐसा मुंह बनाया कि मलाइका की हंसी निकल गई, तो वो एकदम बोला, आपकी मुस्कुराहट तो बहुत प्यारी है। तो वो उसकी बेबाक नज़रों से घबराई और फौरन ही अपनी प्लेट ले जाकर साइड पर बैठ गई। सच तो ये है कि अब उससे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने दूसरी टेबल पर शिरजील बैठा था, जो अपना खाना कम खा रहा था और उसे ज़्यादा देख रहा था। उसने फटाफट अपना खाना खत्म किया और मुनीर को तलाश करने के लिए ढूंढने लगी। वो उसे वहाँ कहीं नहीं दिखा तो वो परेशान हुई। पार्टी में एक शानदार गर्म माहौल, हर तरफ रोशनियों का सैलाब और मौसीकी की मधुर धुनें माहौल को रोमांटिक बना रही थी। उसे परेशानी और बेचैनी होने लगी थी। कोने में लगे टेबल चेयर पर बैठी उस रौनक भरी महफिल में मुनीर को ना पाकर वो मजीद टेंशन में आ गई थी। उसके हाथ में ग्लास था, जिसे वो कभी कभार आधा अधूरा सा लबों तक ले जाती, मगर मशरूब पीने में दिलचस्पी कम और गहरी सोच में होते वो ज्यादा खाने लगी थी। अब अच्छा खासा वक्त गुजर चुका था। मुनीर का कोई अता पता नहीं था। मलाइका की बेचैनी अब अरूज पर थी। वो मुनीर को कॉल करने लगी, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। झुंझलाकर उसने मोबाइल दोबारा अपने बैग में डाल लिया। उसके जहन में हर लम्हा ये सवाल गूंज रहा था कि आखिर वो गया कहाँ। अचानक उसके करीब शिरजील आकर बैठ गया तो उसके चेहरे पर एकदम से बेजारी उतरी। मलाइका, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? इतनी हसीन महफिल है और तुम बेजार बैठी हो।
नहीं, मैं ठीक हूँ, बस घर जाना है, लेकिन पता नहीं मुनीर कहाँ रह गया। मुनीर? वो तो चला गया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिक्र मत करो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मलाइका ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुनीर मुझे भला क्यों छोड़कर जाएगा? वो बेयकीनी से बोली। मैंने खुद देखा है कि वो जा चुका है, शायद किसी काम से, शिरजील ने पुख्ता लहजे में कहा। तो मलाइका ने शिरजील की बात मानने से इनकार कर दिया और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मुनीर के इंतजार में वो इधर उधर टहलने लगी। थोड़ी देर बाद हॉल भी आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। अब वहाँ सिर्फ गिनती के चंद लोग रह गए थे जो बस जाने की तैयारी कर रहे थे। वो भी बस जाने की तैयारी कर रहे थे। मलाइका के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शर्जील की बातों में ऐसा कुछ था कि उसे यकीन आने लगा। वाकई जो वो कह रहा है वो दुरुस्त है, लेकिन अभी उसे खुद पर काबू पाना था। वो मुनीर के वापस आने का इंतजार करने लगी, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। तुम फिक्र मत करो, यहाँ बैठकर उसका इंतजार करो, कल सुबह तक वो आ जाएगा, फिर उसके साथ ही चली जाना। आप ये कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, और मेरा इस वक्त मजाक का कोई मूड भी नहीं है। पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि वो जा चुका है। वो मेरे सामने ही बैठकर बाइक पर गया, हो सकता है किसी काम से गया। वो मुतज़लज़ल लहजे में बोली। ओके फाइन, अगर वो कोई काम निपटा कर आ जाए तो चली जाना, मुझे तो कोई इशू नहीं, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। चलो खैर। वो बात अधूरी छोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। इतने में होटल का मैनेजर उनके पास आया। टाइम खत्म हो गया, हमने हॉल बंद करना। तो मलाइका की आंखों में उलझन सी तैर गई। उसने उलझन भरी नज़रों से शिरजील की तरफ देखा जो उसके करीब खड़ा था। मुनीर क्यों गया? उसने आपको कुछ बताया नहीं? खुदा खैर करे, घर में कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। उसकी बात सुनकर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर गई थी। हाँ, मुझे एक बात याद आई, उसने कहा था कि मैं जाने लगूं तो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आऊं। व्हाट नॉनसेंस, वैसी बात कर ही नहीं सकता, वो पूरे यकीन से बोली। ओफो भाई, मजाक कर रहा हूँ, बस ऐसे ही कह दिया, शायद तुम्हारी परेशानी कम हो। परेशानी कम कैसे हो सकती है? खुदा खैर करे, घर में सब खैर हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझ पर भरोसा करती हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। उसकी बात ने मलाइका को मजीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया। नहीं, मैं खुद किसी तरह चली जाऊंगी घर। मलाइका ने कह तो दिया था, लेकिन अंदर से वो जानती थी कि उसके पास घर जाने के किराए के पैसे भी नहीं थे। पैसे मुनीर के पास थे, और वो ये भी नहीं जानती थी कि करीबी टैक्सी कहाँ से मिल सकती है। पार्टी का माहौल अब मुकम्मल बदल चुका था। होटल का हॉल एकदम खाली पड़ा था। मैनेजर उनके जाने के इंतज़ार में खड़ा था। मलाइका ने अपने इर्द गिर्द देखा, हर तरफ सुनसानी थी। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि मुनीर जल्दी वापस आ जाए। इतने में शिरजील दोबारा आगे बढ़ा। मलाइका, यहाँ इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं, रात गहरी हो रही है और होटल भी बंद होने लगा। बाहर सड़क पर खड़ा होना भी तुम्हारे लिए रिस्की है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मलाइका के अंदर ही अंदर बेबसी बढ़ रही थी। एक अजीब सा खौफ उसके दिल में बैठ रहा था। आखिरकार जब होटल के अमले ने भी हॉल की सफाई शुरू कर दी, रोशनियां मद्धम होने लगीं, तो मलाइका को फैसला करना पड़ा। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो तो शिरजील के साथ जाने पर मजबूर होकर रह गई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते शिरजील के पीछे चल पड़ी। होटल से बाहर निकलकर वो कपकपा गई। धुंध और ठंड बढ़ गई थी। मलाइका को बाहर रात का मंजर बहुत तारीक और बोझल लगा। शिरजील ने अपनी बड़ी सी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मलाइका झिझकते हुए उसमें बैठ गई। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसका दिल घबराने लगा। शिरजील ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की रोशन सड़कों से अचानक उसने गाड़ी एक सुनसान सड़क की तरफ मोड़ दी। मलाइका का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन सा रास्ता है? ये तो हमारे घर की तरफ नहीं जाता, उसने डरते हुए पूछा। तो शिरजील ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज हमारे घर चलो। उसकी बात सुनकर मलाइका के दिल की धड़कन तेज हुई। वो एकदम हंस दिया। एक तो तुम्हारी शक करने वाली आदत खत्म नहीं होती भाई। ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम ज़रा जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि घर पहुँचते तक मलाइका को उस पर शक ही रहा। उसने ऐन उसके गेट के आगे गाड़ी रोकी तो मलाइका उसका शुक्रिया अदा करते गाड़ी से उतरी। बेल देने के लिए जूं ही हाथ बढ़ाया तो गेट एकदम से खुल गया। सामने मुनीर को देख उसे शदीद गुस्सा आया। मुझे पार्टी में छोड़कर क्यों आ गए थे तुम? क्या हुआ? उसके इतने रिलैक्स अंदाज में पूछे गए सवाल पर वो हैरान रह गई। वहाँ तुम अकेली तो नहीं थी, सब मौजूद थे, लेकिन तुम तो नहीं थे ना। कम ऑन मलाइका, क्या बच्चों वाली बातें करती हो यार? ये तुम्हें बच्चों वाली बातें लगती हैं? अजीब इंसान नहीं हो तुम? मुझे वहाँ अकेला छोड़कर बगैर बताए वहाँ से निकल कर आ गए, तुम्हारे बगैर आना पड़ा।
यार तुम कौन सा किसी टैक्सी या रिक्शे में बैठ कर आई हो, मज़े से शिरजील की करोला में बैठ कर आई हो। किस कदर लकी हो कि जाते वक्त बाइक में बैठ कर गई थी और आते वक्त इतनी शानदार गाड़ी में बैठ कर आई हो। और क्या चाहिए तुम्हें? एक तो तुम औरतें ना इंतहाई नाशुक्री होती हो, अपने सेंसेस में ही नहीं लगते हो तुम मुझे। तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ है भी? मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी अपने शोहर के साथ, वापसी पर मैं तुम्हारे दोस्त के साथ आ रही हूँ जिसका मेरे साथ ना कोई रिश्ता है और ना ताल्लुक, और तुम इसे इंतहाई मामूली बात समझ रहे हो। मुझे तो हैरत हो रही है तुम पर मुनीर कि तुम्हें ज़रा सा भी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हो रहा। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी हूँ। तुम्हें अपने रिश्ते को समझना होगा वरना हमारे दरमियान बहुत मुश्किल बन जाएगी। यार मैं बहुत थका हूँ, ये फजूल बातें फिर किसी दिन कर लेना। ये फजूल बातें नहीं है मुनीर, फजूल कहकर इस मामले से तुम अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते। हाँ ये और बात है कि मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करती, लेकिन कल मैं तुमसे इस सारी बात का जवाब ज़रूर लेना चाहूँगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। ओफो भाई सॉरी, मुझे लगा तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो तो इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ छोड़ दिया। कमाल है, अच्छी तरह से तुम्हें पता नहीं कि मुझे ऐसी पार्टीज़ का कोई शौक़ नहीं और मैं ऐसी पार्टीज़ एंजॉय करूँगी, क्या मेरा ये टेस्ट है? लेकिन वो अपना तकिया उठाकर कमरे से बाहर चला गया, जो इस बात का ऐलान था कि वो मज़ीद बहस नहीं चाहता। मलाइका इस रद्द अमल पर भौचक्का रह गई, अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ बैठ गई। उसे बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर मुनीर ने इस किस्म की हरकत क्यों की है। आए दिन पार्टीज़, हल्ला गुल्ला। उसने कई बार मुनीर को कहा कि ये तुम्हारे टाइप की पार्टीज़ हैं, इनमें मेरा क्या काम, तुम खुद जाया करो, मुझे नहीं जाना। तो वो कहता कि सब अपने पार्टनर्स के साथ आते हैं, वैसे में मैं अकेला जाता अच्छा लगूंगा। लेकिन जब उसने इन पार्टीज़ में जाना शुरू किया तो उसे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई, यहाँ पर हर दूसरे मर्द के साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है, बीवी नहीं। क्योंकि बीवियों के ये तौर तरीके या लिबास नहीं होते। तकरीबन लड़कियाँ जो भी मर्दों के साथ खड़ी होती इंतहाई कम लिबास में होती और उनके लिबास इस कदर बोल्ड होते कि वो भी शर्म के मारे दूसरी बार उनको नहीं देख पाती थी। और अब वो आपस में इतने आराम से गपशप लगा रहे होते कि कहीं से भी मियाँ बीवी वाला तासुर उनके दरमियान लगता ही नहीं था। जब से ये बात उसने नोट की थी उसने मुनीर को मना करना शुरू कर दिया था कि वो ऐसी पार्टीज़ में उसे क्यों ले जाता है जहाँ पर कपल्स नहीं आते बल्कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला तासुर होता है। तो वो अक्सर उसे पुराने ज़माने की बुड्ढी कहकर मजाक उड़ाता, लेकिन मलाइका उसकी बातों की परवाह नहीं करती थी। जब से उसकी शादी मुनीर से हुई थी उसकी ज़िंदगी यकसर बदल गई थी। वो मुनीर से शादी नहीं करना चाहती थी। शादी से पहले उसने मुनीर को साफ साफ कह दिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती और ये बात जानबूझकर उसने मुनीर से कही ताकि वो ये सुनकर खुद ही इनकार कर दे। मगर मुनीर ने इंतहाई आराम से कहा कि वो खुद इनकार कर दे, लेकिन वो जानती थी कि उसके घर में उसके इनकार को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, उल्टा उसके वालिद का हंगामा बर्पा कर देंगे। लेकिन मुनीर के साथ शादी करके वो शदीद पछता रही थी, क्योंकि वो उसके तर्ज के मुताबिक ज़िंदगी चाह कर भी नहीं गुजार पा रही थी। ये नहीं था कि वो कोई घुटनज़दा माहौल की परवरदे थी, लेकिन वो बस घर में रहने वाली घरेलू सी लड़की थी। घूमना फिरना, फिर पार्टीज़ करना, हल्ला गुल्ला होना, इन सब से दूर भागती थी। ख़ानदान में जब भी शादियाँ या कोई ऐसी तकरीबात होती तो वो नहीं जाती थी। उसकी अम्मी उसे ज़बरदस्ती ले जाती और जब वो इनकार करती तो उसे डांट कर कहती कि लोग क्या सोचेंगे कि माँ सिर्फ उठकर आ जाती है, आखिर पूरे घर को इनविटेशन मिला है तो सबका जाना बनता है। और फिर ऐसी शादी ब्याह की तकरीब में लड़कियां बालियां जाती हुई अच्छी लगती हैं। दूसरा जहन खुलता है, हर वक्त घर में बंद रह रहकर काठ की उल्लू हो जाओगी। कुछ बाहर निकला करो, लोगों में बैठा करो, अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ हंसा बोला करो। यही उम्र होती है हंसने बोलने की। फिर जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो लड़कियां बोलना ही भूल जाती हैं। दूसरा घर में बंद रह रहकर तुम कनूती हो जाओगी। इसलिए बाहर निकलो, लोगों के रंग ढंग देखो कि क्या है, लड़कियां तुम्हारी उम्र में कैसा पहनती ओढ़ती हैं, आजकल फैशन में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही हैं। ये सब बातें तुम्हें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ डाइजेस्ट की रोमांटिक कहानियाँ पढ़ने से समझ नहीं आती, बल्कि लोगों में उठने बैठने से, बात करने से पता चलती है। नई नई चीज़ें दरियाफ्त होती हैं। वो अपनी माँ की बातें ठोड़ी के तले हाथ रखे इत्मीनान से सुनती। जब उसके चेहरे की तरफ देखती तो उन्हें हंसी आ जाती। एक तो तुम्हारी ये बहुत बुरी आदत है कि तुम आगे से कुछ बोलती नहीं, कुछ तो कहा करो ताकि मुझे भी पता चले कि तुम हर वक्त क्या बैठकर अंदर सोचती रहती हो।
बस घर का थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद मैडम डाइजेस्ट पकड़ कर जूं कमरे में घुसती हैं तो फिर रात को निकलती हैं। कुछ बातचीत किया करो मेरी जान, इस तरह गुमसुम रहना अच्छी बात नहीं। वो अपनी अम्मी की बातों पर हंसपे आदत मुस्कुरा देती। यानी तुम कुछ नहीं कहोगी, ऐसे कब तक चलेगा? तो वो बिना कुछ कहे शरारत से तेजी से अपनी पलकें झपकाती तो उसकी अम्मी हंसते हुए अपना सर हिलाकर कहती, तुम नहीं सुधरोगी, इसका यही मतलब है? तो वो फिर मुस्कुराते हुए तेजी से पलकें झपकाती तो उसकी अम्मी एक गहरा सांस लेकर कमरे से बाहर चली जाती। तो वो फिर से डाइजेस्ट खोलकर बैठ जाती। वो बहुत हसीन दिन थे उसकी ज़िंदगी के। कभी वो अम्मी की मान लेती और कभी अम्मी उसकी मान लेती थी। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। वो नहीं जानती थी कि शादी के बाद दूसरे की मर्जी से सांस लेना पड़ता है। होटल वाले वाक़ये के बाद मलाइका मुनीर से काफ़ी दूर रहने लगी थी। इसलिए उसने मलाइका को खुश करने के लिए एक बिल्कुल नए ब्रांड का न्यू मोबाइल ला कर दिया, जिसकी हमेशा से उसे ख्वाहिश थी। उसे देख मलाइका बहुत खुश हो गई, जिसकी हमेशा से उसे ख्वाहिश रही थी। मलाइका फ़ोन देखकर बहुत खुश हुई। ये फ़ोन तो बहुत महंगा लग रहा है, उसने खुशी से खिलते हुए कहा। तुम्हारी मुस्कुराहट से तो ज़्यादा खूबसूरत और कीमती नहीं। मुनीर की मोहब्बत में डूबी आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा दी। वो इंतहाई तवज्जो से फ़ोन के फीचर्स देख रही थी कि अचानक उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। मलाइका ने हैरत से फ़ोन की स्क्रीन को देखा और कॉल उठा ली। हेलो, उसने आहिस्ता से कहा। दूसरी तरफ से खामोशी थी। फिर एक मानूस सी आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ डाला। मलाइका का दिल एक लम्हे के लिए कांप सा गया। ये शिरजील की आवाज़ थी। शिरजील, तुम्हें ये नंबर कैसे मिला? मलाइका ने हैरानी से पूछा। बस जो अच्छे लगते हैं उनसे राब्ता हो ही जाता है, वो बड़े पुरस्कार अंदाज में बोला। तो मलाइका का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। ये फ़ोन नंबर तो बिल्कुल नया था, किसी को भी नहीं मालूम था। फिर शिरजील को कैसे उसके नंबर का इल्म हो गया? मलाइका ने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी, जैसे कोई दरवाजे में खड़ा बातें सुन रहा उसकी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शिरजील की कॉल ने उसके दिल में अजीब बेचैनी पैदा कर दी थी। मुनीर कमरे से कब निकला उसे पता ही नहीं चला, मगर जब वो कमरे में आया तो बातों बातों में उसने शर्जील का जिक्र छेड़ दिया। मलाइका को बड़ी हैरानगी हुई। उसने मुनीर से पूछा कि तुम्हें ये मोबाइल कहीं शर्जील ने तो नहीं दिया? तो वो हैरत से मलाइका की तरफ देखने लगा। वो मुझे मोबाइल क्यों देगा? वो एकदम गड़बड़ाते हुए बोला। तो जाने क्यों मलाइका को ऐसा लगा जैसे वो एकदम से बोली, उसकी कॉल आई थी। अच्छा, तो क्या हो गया अगर उसने कॉल कर ली? इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? बात बुराई की नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि उसे इस मोबाइल का नंबर क्या तुमने दिया? अरे भाई, मैं क्यों दूंगा? ओह हाँ, मैंने इस मोबाइल से एक ऑफिस में कॉल की थी, शायद शर्जील ने मुझसे बात करनी हो। लेकिन मलाइका को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया। वो चुप हो गई। उसे हैरानगी थी कि ये कैसा शोहर है कि जिसकी बीवी को एक अनजान शख्स कॉल कर रहा है और उसे बुरा ही नहीं लग रहा। अगले दिन फिर शर्जील की कॉल आई। मलाइका ने फ़ोन उठाया और बगैर कोई बात किए फ़ोन बंद कर दिया। 2 दिन बाद मुनीर ने कहा कि वो शर्जील के साथ रात के खाने पर जा रहे हैं। मलाइका ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मुनीर के गुस्से को देखते साथ चल पड़ी। जब वो मुनीर के साथ रेस्टोरेंट पहुंची तो शर्जील ने हंसकर उनका इस्तकबाल किया, लेकिन मलाइका के चेहरे पर नागवारी साफ दिख रही थी। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाए, लेकिन शर्जील और मुनीर आपस में बातों में मगन थे। फिर मुनीर माजरत करते वॉशरूम जाने के लिए उठा तो शर्जील के पास वो अकेली रह गई। मुनीर का रवैया उसे गैर मामूली लगा। उसे लगा जैसे वो शर्जील और मलाइका के दरमियान राह हमवार कर रहा। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब मलाइका के पास भी नहीं था। मुनीर के जाने के बाद शर्जील ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मुसलसल इग्नोर करने लगी। तो शर्जील एकदम संजीदगी से उसकी तरफ देखकर बोला, तुम बहुत मासूम लड़की हो, इंतहाई वफादार भी हो, लेकिन जिसके साथ तुम वफादारी निभाने की कोशिश कर रही हो ना, वो तुम्हें खड़े खड़े बेच देगा और तुम्हें पता भी ना चलेगा। इसलिए अपनी आंखें और कान खुले रखो। वो शर्जील की बात सुन परेशान हो गई। फिर गुस्से से बोलने वाली थी कि शर्जील ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और फिर उसने एक रिकॉर्डिंग मलाइका के नंबर पर भेजी और उससे कहा, घर जाकर व्हाट्सएप खोलना
उसने एक रिकॉर्डिंग मलाइका के नंबर पर भेजी और उससे कहा कि घर जाकर व्हाट्सएप खोलना, मैंने तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको सुनने के बाद फैसला करना कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। घर पहुंचकर वो मुनीर के सोने का इंतज़ार करने लगी। जूं ही मुनीर के खर्राटे कमरे में गूंजने लगे, उसने चुपके से अपना मोबाइल निकाला और फटाफट व्हाट्सएप खोला। शिरजील का नंबर ओपन करके रिकॉर्डिंग सुनने लगी। जूं जूं वो रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ये मुनीर की आवाज़ थी जो उसने शिरजील को भेजी थी, जिसमें वो ये बात कर रहा था कि आप जब कहेंगे मैं मलाइका को आपके घर छोड़ आऊँगा। पहले भी होटल पर मैंने उसे आपके हवाले किया, लेकिन आप उसे अपने घर ले जाने की बजाय घर तक छोड़ने आ गए। मैं तो आपके साथ ताउन कर रहा हूँ, अब आप भी तो मेरे साथ ताउन करें ना। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मलाइका पर अब वाज़ेह हो चुका था कि उसके शोहर ने उसके साथ धोखा किया। वो उसकी ज़िंदगी को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसे ये जानकर शदीद दुख हुआ। उसने फ़ैसला किया वो मुनीर के साथ मज़ीद नहीं रहेगी। लिहाजा अगले दिन उसने मुनीर को कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उस सोने की चिड़िया को अपने हाथ से निकलता देख मुनीर तिलमिला उठा। जाने क्यों से मलाइका पर शक होने लगा कि कहीं वो शिरजील वाले मंसूबे के बारे में कुछ जान तो नहीं गई। अगर ऐसी बात हुई तो वो अपने घर में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा। लिहाजा उसके शैतानी दिमाग में एक और मंसूबा परवान चढ़ने लगा। इससे पहले कि वो उस पर इल्ज़ाम लगाए, क्यों ना वो उसे बदनाम करके रख दे। ये सोचकर उसने मलाइका से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त मानना होगी। मुनीर की बात सुन उसका दिल खौफज़दा हुआ, तो मलाइका ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी, तुम बस मुझे तलाक दो। वो भी अपनी ज़िद पर अड़ गया। मलाइका ने कहा, ठीक है, बताओ अपनी शर्त, तुम्हारी क्या शर्त है। तो उसने कहा कि तुम एक रात मेरे छोटे भाई के कमरे में गुजारोगी वक्त। उसकी बात सुनकर मलाइका रोने लगी और उससे माफ़ी मांगने लगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो नहीं मिलेगी तलाक। मलाइका ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो उसने कहा कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे छोटे भाई के कमरे में जाओ। लेकिन मलाइका की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुनीर उसे ज़बरदस्ती अपने छोटे भाई के कमरे में ले गया। बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तो वो रोने लगी। उसका देवर जो लेटा हुआ था एकदम से उठ बैठा। भाभी को रोते देख वो हैरान परेशान उनके करीब आ खड़ा हुआ। भाभी, सब खैरियत तो है? आप इस तरह मेरे कमरे में रात के इस पहर क्या कर रही हैं और रो क्यों रही हैं? मुनीर भाई तो ठीक है? उसके मुंह से मुनीर का लफ्ज़ सुन उसके तन बदन को आग लग गई। रोते हुए बोली, तुम्हारा भाई ठीक है, लेकिन किरदार का इंतहाई गलीज़ इंसान है। उसी ने मुझे इस वक्त तुम्हारे कमरे में भेजा है। वो हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। मुनीर भाई ने आपको मेरे कमरे में क्यों भेजा है इस वक्त? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा। क्योंकि तुम एक शरीफ इंसान हो। शरीफ लोग दो नंबरी की बातें नहीं समझते। मैं भी सारी ज़िंदगी शायद तुम्हारे भाई को ना समझ सकती अगर उसका गलीज़ चेहरा मेरे सामने ना आया होता। वो अपनी भाभी की बातें सुन हक्का बक्का रह गया। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बार बार मेरे भाई पर इल्ज़ाम कैसे लगा रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? तो वो एकदम फट पड़ी थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई ठीक इंसान नहीं, इंतहाई बदखसलत इंसान है। उसको बोलो कि बाहर से दरवाज़ा खोले, वरना मैं चीख चीख कर पूरे घर को बुलाऊंगी। भाभी के साथ यूँ कमरे में बंद होने का जब उसे अंदाज़ा हुआ तो वो भी बौखला आ गया। एक मिनट भाभी, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आप परेशान ना। उसने जूं ही दरवाजे के हैंडल को खींचा तो उसे पता चला कि दरवाजे को तो बाहर से कुंडी लगी है। तो वो शदीद परेशान हुआ। बाहर से कुंडी किसने लगा दी? तो वो रोते हुए बोली, तुम्हारे भाई ने। मगर क्यों? क्योंकि वो तुम्हें और मुझे बदनाम करना चाहता है। ला हौल वला कुव्वता। आप मेरी बहनों जैसी हैं, भाभी हैं मेरी, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? वो भी मलाइका को समझा ही रहा था कि बाहर दरवाजे पर उसे अम्मी अब्बा और अपनी भाभीयों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। तो वो परेशान हुआ। अचानक दरवाजे की कुंडी बाहर से खोल दी गई तो उसका भाई मुनीर एकदम से सबको लेकर अंदर आया और कहा, देख लें आप सब मेरी बीवी के ये करतूत, देख लें अब आप सब भी मेरी बीवी के करतूत। आधी रात को उठकर कमरे से बाहर जाती है। कई बार मैंने इससे पूछा तो ये कोई ना कोई बहाना कर देती थी, लेकिन आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर उसकी जेठानी और देवरानी अपने कानों को हाथ लगाने लगी, लेकिन सास ससुर गुस्से से मलाइका को देखने लगे और फिर उसकी सास इंतहाई तंजिया लहजे में अपने शोर से बोली, इसीलिए कहती थी आपको कि गैर खानदान की लड़की मत ब्याह कर लाओ, ऐसियों का क्या पता चलता है। लेकिन आप ही नहीं माने। इससे पहले कि उसके सास ससुर और देवरानी जेठानी उस पर दो हर्फ भेजकर उसे घर से निकालते,
اس نے فوراً موبائل نکالا اور وہ ریکارڈنگ چلا دی جو شرجیل نے اس کی طرف بھیجی تھی۔ وہ ریکارڈنگ سن سب سکتے میں آ گئے۔ پھر اس نے وہ ریکارڈنگ چلا دی جو شرجیل نے اس کی طرف بھیجی تھی۔ وہ ریکارڈنگ سن سبھی سکتے میں آ گئے۔ پھر ملائکہ نے روتے ہوئے کہا، اس نے مجھے اس رات اکیلے ہوٹل میں اس لیے چھوڑا تھا تاکہ شرجیل مجھے اپنے گھر لے جائے۔ یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت نیلام کرنے والا انسان ہے، آپ اس کی باتوں کا بھروسہ کریں گے؟ ایک دم اس کی جیٹھانی بولی، ہمیں کیا پتا یہ واقعی شرجیل کی آواز ہے؟ کیا خبر؟ ہمیں کیا خبر کہ تم نے کس کی آواز کی ریکارڈنگ کی ہے یہ، اور اب ہمیں الو بنا رہی ہو؟ جیٹھانی کی بات سن کر وہ رو پڑی، لیکن اسی وقت ان کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، زوردار قسم کی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ منیر غصے سے دروازے کی طرف لپکا اور جوں ہی اس نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ سامنے شرجیل کھڑا تھا۔ شرجیل کے ساتھ باڈی گارڈز کو دیکھ منیر کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی۔ شرجیل کے ساتھ باڈی گارڈز کو دیکھ کر منیر کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ شرجیل انتہائی دبنگ انداز میں گھورتا اسے اندر داخل ہوا۔ گھر کے سبھی افراد شور شرابہ سن باہر صحن میں آ گئے تھے۔ شرجیل نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور جوں ہی اس کی نظر ملائکہ پر پڑی، اس کی سرخ آنکھیں دیکھ وہ تڑپ سا گیا۔ پھر آہستہ سے بولا، ملائکہ، کیا ابھی بھی تم یہاں رہنا چاہو گی؟ سب کچھ تمہارے سامنے واضح ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے منیر کے والد کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹوں کو پیسے کمانے کی طرف ضرور راغب کریں، لیکن انہیں صحیح اور غلط کا راستہ سمجھانا بھی والدین کا ہی فرض ہے۔ دولت کمانے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اور جو لوگ شارٹ کٹ کے ذریعے دولت کمانا چاہتے ہیں نا، وہ ایسے ہی اپنے کردار کو گندا اور غلیظ کر لیتے ہیں، جیسے آپ کے بیٹے منیر نے پیسہ کمانے کی ہوس میں کیا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اپنی پاک باز بیوی کو ایک کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے کسی اور کی گود میں ڈال رہا ہے۔ بیوی تو ایک شوہر کے سر کا تاج ہونی چاہیے، نہ کہ پیروں کی جوتی۔ پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے منیر کی کئی ریکارڈنگز کھول کر سب گھر والوں کو سنائے، جس میں وہ ملائکہ کے حوالے سے اس سے لین دین کر رہا تھا، جسے سن کر گھر کے سبھی افراد کے سر شرم سے جھک گئے۔ ملائکہ کو جب اپنے کردار کی گواہی شرجیل کی طرف سے ملی تو وہ بلک بلک کر رونے لگی، دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس کے دامن پر غلاظت نہیں لگی۔ شرجیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، لیکن اگر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے گھر، تمہارے والدین کے گھر چھوڑ آؤں گا، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے تو۔ اس نے نگاہ اٹھا کر شرجیل کی طرف دیکھا، لیکن اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص اس کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ کبھی کبھی سینے میں دھڑکتا دل بلا وجہ گواہی نہیں دیتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور شرجیل کے ساتھ چل پڑی۔ راستے بھر ان دونوں میں خاموشی رہی، لیکن جب شرجیل نے اسے کے گھر کے قریب اتارا تو اس نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس ہنگامے سے پہلے ہی اس نے شرجیل کو ایک ٹیکسٹ کیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کی ضرورت پڑ جائے، اگر ممکن ہو تو آ جائیں۔ اور شرجیل فوراً مدد کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ اگر وہ بر وقت نہ آتا تو شاید کبھی وہ اپنے کردار پر لگے الزام کو مٹا ہی نہ سکتی۔ وہ اتر کر جب تک گھر کے اندر نہیں چلی گئی، شرجیل نے اپنی گاڑی آگے نہیں بڑھائی۔ ملائکہ کے والدین نے جب اسے یوں لٹا پٹا روتا ہوا آتے دیکھا اور جب ساری بات انہیں پتہ چلی تو ان کے دل دھک سے رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ منیر اس قدر گھٹیا انسان نکلے گا۔ وہ منیر سے طلاق لینا چاہتی تھی تو اس کے والدین نے اسے سپورٹ کرتے کہا، ایسے گھٹیا انسان سے طلاق لینا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ عدالت میں کیس کر دیا گیا۔ کچھ ماہ بعد منیر نے اسے طلاق دے دی۔ جس دن اسے طلاق ہوئی اس دن بہت روئی تھی وہ، لیکن اس کے والدین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ایسے رشتے پر رونے کی ضرورت نہیں، خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس گندگی سے باہر نکالا۔ یہ اس کے والدین کی محبت تھی کہ وہ بہت جلد اس ٹراما سے باہر نکلنے لگی۔ اس دوران شرجیل نے دوبارہ اس سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ کئی بار اس کا دل چاہا لیکن وہ خود کو روک لیتی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے گھر کے قریب اسکول میں جاب کر لی۔ ایک دن اسکول سے واپس آئی تو شرجیل اور اس کی والدہ کو گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی کے ذریعے اسے پتہ چلا کہ وہ اس کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ملائکہ سے پوچھا، اگر تمہیں منظور ہے تو ہم ہاں کر دیتے ہیں، کیونکہ اب تمہاری مرضی کے خلاف ہم کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ بھلا اس جیسے مضبوط کردار کے آدمی کو وہ اپنے شوہر کی حیثیت میں کیوں نہ چنتی۔